वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडी और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं मंत्रिमंडल आज़ादी से पहले का, आज़ादी के बाद का, कैबिनेट मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में, यानी कि हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। संवैधानिक सभा का निर्माण हम कर चुके हैं। वो सब जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी होगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने पढ़ा था अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में, इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। एक क्वेश्चन वहां से ये बन जाता है कि एकमात्र महिला जो इंटरिम गवर्नमेंट में थी वो थी अरुणा आसिफ अली, जिनके पास रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, संवैधानिक सभा से बन सकता है कि संवैधानिक सभा में उस टाइम की सभी मशहूर हस्तियां शामिल थी, परंतु ना तो मोहनदास करमचंद गांधी संवैधानिक सभा के सदस्य थे और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये सब सदस्य नहीं थे। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग के बारे में। संवैधानिक सभा का निर्माण हो चुका था कैबिनेट मिशन के तहत। अब हम उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग कब हुई? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जिस दिन ये मीटिंग हुई उस दिन प्रेजेंट सदस्य कितने थे? उस दिन सदस्य मौजूद थे 211 सदस्य मौजूद थे। कारण क्या था? इस मीटिंग का संविधान सभा की पहली मीटिंग जो उस समय के वायसराय ने बुलाई थी, उसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि वो कह रही थी कि हमें तो अभी भी अलग संवैधानिक सभा चाहिए। तो उनके विरोध के कारण संवैधानिक सभा के सदस्यों की संख्या 389 से कम होकर 211 रह गई थी। 211 में वो सदस्य भी कम किए गए थे कि जो देशी रियासतों के नॉमिनेटेड सदस्य थे, उन्होंने भी अभी तक संवैधानिक सभा में अपनी भागीदारी डालनी प्रारंभ नहीं की थी। उनका कहना था कि संवैधानिक सभा जैसे चाहे वैसे संविधान का निर्माण करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये पहली मीटिंग हुई तो मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक संवैधानिक सभा का अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया गया था। तो क्या किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संवैधानिक सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अस्थायी क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी परमानेंट अध्यक्ष संवैधानिक सभा का नहीं था। और ये प्रावधान, ये जो बात है, ये संवैधानिक सभा को कहाँ से समझ में आई? उन्होंने इसके लिए फॉलो की फ्रेंच सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि फ्रांस में एक प्रणाली है कि अगर कोई मीटिंग होती है, कोई असेंबली होती है और उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको उस बैठक की अध्यक्षता सौंप दी जाती है कुछ समय के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही भारत की संवैधानिक सभा में भी हुआ। फिर उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई, वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या काम किया गया? इस दिन परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये परमानेंट अध्यक्ष थे संवैधानिक सभा के, जिनका चुनाव हो चुका था। इसके साथ साथ H.C. मुखर्जी और T. कृष्णामाचारी, इन दोनों को संवैधानिक सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। संवैधानिक सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? 2, H.C. मुखर्जी और T. कृष्णामाचारी। एक पोस्ट और बना दी गई B.N. राव के लिए। ये काफ़ी समझदार, काफ़ी पॉपुलर नाम है इनका। इनको बना दिया गया संवैधानिक सभा का लीगल एडवाइज़र
यानी कि ये संवैधानिक सभा को सलाह देंगे, सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। ये पद थे, जो कुछ पद थे जो संवैधानिक सभा के सदस्यों को सौंपे गए थे। इसके बाद जो थर्ड मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग हमारी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग इसको माना जाता है, क्योंकि इस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हम उद्देशिका प्रस्ताव कहते हैं, उसको संवैधानिक सभा में पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संवैधानिक सभा में उद्देशिका प्रस्ताव को पेश कर दिया। उद्देशिका प्रस्ताव में यह बताया गया था कि भारत का संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, संवैधानिक सभा किस उद्देश्य को लेकर चली हुई है कि संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, प्रस्ताव पे, उद्देशिका प्रस्ताव पे किसी को कोई ऐतराज था नहीं, क्योंकि इसमें सभी बातें वही थी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स चाहते थे, जो भारत के लोग चाहते थे, जैसे समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, वो सब चीज़ें, सामाजिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बिना किसी ऐतराज के पास कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। ये डेट ध्यान में रखना, कब पास हुआ, कब लाया गया, कौन लाया। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक खास बात यह है कि इसका मॉडिफाइड वर्जन, उद्देशिका प्रस्ताव का रूपांतरित वर्जन ही बना आज के भारत के संविधान की प्रस्तावना। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना कहां से बनी? वो बनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। उसी का रूपांतरित रूप है प्रियम्बल। और एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल भारत के संविधान की आत्मा व कुंजी बोल दिया जाता है। इसको ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान की आत्मा व कुंजी किसको कहा जाता है। ये सब था उनकी मीटिंग्स के बारे में। मीटिंग होते होते ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो चुका है, अध्यक्ष बन चुका है, उपाध्यक्ष बन चुके हैं, एडवाइजर आ चुके हैं। ये सब होने के बाद आप लोगों को पता है कि भारत की संवैधानिक सभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अब ये जो संविधान का निर्माण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंग्रेज भारत को छोड़ के जाने वाले थे। क्या इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी? जब भारत का संविधान सभा का निर्माण हो चुका था, उस समय तक आधिकारिक घोषणा अंग्रेजों ने नहीं की थी। परंतु 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक दिन आया जब ब्रिटेन के अंदर घोषणा कर दी गई भारत की आजादी की। और कहां पे? ब्रिटेन के अंदर। और उस घोषणा में यह कहा गया कि 30 जून 1948 तक अंग्रेज भारत को छोड़ के वापिस ब्रिटेन चले जाएंगे। यह तारीख तय करी गई थी। अब जब तारीख तय हो गई है कि इससे पहले अब वो 1947 को छोड़ के जाएं, मई में छोड़ के जाएं, मार्च में छोड़ के जाएं, पर तारीख तय कर दी गई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो घोषणा के समय पे ये थे पीएम। अब इस घोषणा के साथ ही क्या हो गया था? ये बात तो तय हो गई थी कि अंग्रेज भारत में नहीं रहने वाले। और इसके साथ एक चीज और तय हो गई थी, वो ये था कि जब ये भारत में नहीं रहेंगे तो भारत का बंटवारा करके भी जाएंगे। रीजन क्या था? इनको समझ में आ चुका था कि जो मुस्लिम लीग है वो अलग देश के बिना और अलग संवैधानिक सभा के बिना मानने वाली नहीं है। इसी के मद्देनजर क्या किया गया? मार्च 1947 में भारत का वाइसरॉय बनाकर भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को।
लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय बन के मार्च 1947 में आ गए, परंतु वो क्या हुआ, वो अपने साथ दो प्लान लेके आए। दो प्लान कौन से? एक प्लान तो उनके खुद के नाम से मशहूर है, हमें पता है, उसका नाम है माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत क्या हुआ? इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। हमें पता है कि 3 जून 1947 को इस योजना को स्वीकार कर लिया गया था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कब इसको स्वीकार किया गया। इसके साथ साथ अब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो ही गया है, तो जो संवैधानिक सभा है उसका भी बंटवारा करना पड़ेगा। तो इसके लिए लाया गया डिकी बर्ड प्लान। इस प्लान के तहत संवैधानिक सभाएं दो बना दी गई, एक भारत के लिए जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरी बना दी गई पाकिस्तान के लिए जो बनाई गई थी जुलाई में और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए संवैधानिक सभा भी अलग हो चुकी है, तो संवैधानिक सभा अलग होने के बाद मुस्लिम लीग क्या है, शांत हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो चुका है। अब एक समस्या बाकी रह गई थी, वो समस्या क्या थी? वो समस्या थी संवैधानिक सभा के ऊपर दबाव की समस्या। संवैधानिक सभा का जो निर्माण है, हमने पीछे पढ़ा था, वो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, और कैबिनेट मिशन प्लान में कई सारे प्रावधान ऐसे थे जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कई सारी संधियां ब्रिटेन की पार्लियामेंट के साथ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ करनी पड़ी थी। यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन का हस्तक्षेप हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस दबाव की वजह से खुद को असहज महसूस कर रही थी भारत के संविधान का निर्माण करने में। तो इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए इन्हीं सब दिक्कतों को दूर किया गया। कब दूर किया गया? हम एक चीज पढ़ते हैं कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया गया। तब के प्रधानमंत्री एटली ने बिल पेश किया और यह बिल पास हो गया। कब पास हो गया? ये पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। यह बिल पास होने के बाद भारत में भेजा गया और इसको हम बहुत ही मशहूर नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से। ये बहुत ही मशहूर एक्ट है। इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि देसी रियासत के जो लोग थे उन्होंने संवैधानिक सभा में अपना जो योगदान है वो डालना शुरू नहीं किया था, वो संवैधानिक सभा से दूर थे। परंतु जब उन्हें पता लग चुका था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है, तो जब संवैधानिक सभा का तीसरा सेशन चल रहा था 28 अप्रैल 1947 को, तो देशी रियासतों के जो नॉमिनेटेड सदस्य थे उन्होंने संवैधानिक सभा में आना शुरू कर दिया था, और मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो भारत के क्षेत्र से चुने गए थे वो भी संवैधानिक सभा के सदस्य थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, संवैधानिक सभा के सदस्यों की बढ़ोतरी, प्रेजेंस बढ़नी शुरू हो गई थी। इस एक्ट के बाद एक चीज देखो, एक चीज जो सबसे पहले पूछी जाएगी कि जो सदस्यों की संख्या पहले 389 थी, अब वो कम होके कितनी रह गई थी? 299। हालांकि इंडिपेंडेंस एक्ट में ये लिखा गया था कि जो ये 389 सदस्य हैं, 389 सदस्य हैं, ये बंटवारे के बाद 324 रह जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई बात हुई नहीं और सदस्य रह गए थे 299। और हमने पढ़ा था 296 सदस्य वो थे जो 11 गवर्नर प्रांतों से चुने गए थे, 11 गवर्नर प्रांत और 4 कमिश्नर प्रांतों से चुने गए थे। इनकी सदस्य रह गई थी
229। और जो पहले राजाओं महाराजाओं द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य थे उनकी संख्या तय करी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 93, अब वो कम होकर रह गए थे 70। ये सब चीजें हो चुकी थी। ये नया कंपोजिशन गठन था संवैधानिक सभा का। इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि जो भारत की संवैधानिक सभा है वो संप्रभ निकाय बन गई, सोवरेन बॉडी बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो दबाव ब्रिटेन की हुकूमत की तरफ से भारत की संवैधानिक सभा के ऊपर बना हुआ था कुछ संधियों की वजह से, वो खत्म कर दिया गया था और संवैधानिक सभा को खुली छूट परमिशन दे दी गई थी कि आप जैसे चाहो संविधान का निर्माण कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कानून ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भारत के संबंध में पहले लागू कर रखे हैं, अगर संवैधानिक सभा को वो सही लगते हैं तो ठीक है, अगर उनको वो सही नहीं लगते भारत की स्थिति के हिसाब से तो संवैधानिक सभा उनको रद्द कर सकती है। इनको खुली छूट थी। अब संवैधानिक सभा के ऊपर से प्रेशर हट चुका था और वो खुले तौर पे भारत के संविधान का निर्माण के कार्य में जुट गई थी। इस एक्ट के आने के बाद संवैधानिक सभा को दो अलग अलग काम सौंप दिए गए। एक काम सौंपा गया संविधान के निर्माण का, यानी कि संविधान का निर्माण करना पड़ेगा, और दूसरा था ऑर्डिनरी साधारण कानून लागू करने का। यानी कि देखिए, एक तरफ संविधान बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कानून बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक किस्म से संवैधानिक सभा किसका काम कर रही है? विधायिका का काम कर रही है। तो अलग अलग दिन पे संवैधानिक सभा अलग अलग कार्यों के लिए इकट्ठी होती थी। जिस दिन संविधान सभा संविधान के निर्माण के कार्य के लिए इकट्ठी होती थी उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस दिन संवैधानिक सभा की बैठक होती थी साधारण कानूनों को लेकर, कानून लागू करने को लेकर, यानी कि विधायिका के रूप में, उसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर। यही थे भारत की पहली प्रोविंशियल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के स्पीकर। पूछा जा सकता है पहला स्पीकर ध्यान रखिएगा, जी.वी. मावलंकर। तो अब और क्या बच गया इसमें? इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद जो संवैधानिक सभा है वो अपने आप को फ्री महसूस करने लग गई थी, अपनी मर्जी से संविधान का निर्माण करने लग गई थी। जो वो विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी, निर्माता के रूप में भी काम कर रही थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था। और अब जो है संवैधानिक सभा ने इसके साथ साथ कुछ अन्य काम भी शुरू किए। वो काम क्या थे? सबसे पहले तो जब भारत की आज़ादी की घोषणा हो गई थी 30 जून 1948 से पहले, अंग्रेज हैं जो भारत को छोड़ के चले जाएंगे, तो संवैधानिक सभा ने क्या किया? संवैधानिक सभा ने कहा कि हमें एक नेशनल फ्लैग की, एक झंडे की जरूरत है जो पाकिस्तान को नहीं भारत को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था और देश की एकता को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल फ्लैग की बहुत जरूरत थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक नेशनल फ्लैग कमेटी का गठन किया। राष्ट्रीय ध्वज समिति का गठन किया। और यह गठन कब किया? 23 जून 1947 को। ध्यान रखिएगा, देखिए 3 जून को पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान को स्वीकृति मिल गई थी। 23 जून 1947 को झंडे के लिए समिति का गठन कर दिया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक एडहॉक कमेटी थी। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पर, यानी कि जब इस कमेटी का काम खत्म तो इस कमेटी को रद्द कर दिया जाएगा। और इस कमेटी ने क्या किया? इस कमेटी ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया, घोषित कर लिया, जिसमें 3 रंग होते हैं, हमें पता है, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में अशोक चक्र होता है जो नीले रंग का होता है। और 2/3 का इसकी डायमेंशन होती है, 2/3 फीट की डायमेंशन होती है।
और जो भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके लिए खद्दर का कपड़ा यूज किया जाएगा। ये सब विचार, ये सब प्रावधान जो तय किए गए थे, ये नेशनल फ्लैग कमेटी के द्वारा तय किए गए थे। इसमें कितने सदस्य थे? इसके सदस्य थे 6 सदस्य। कौन कौन? सबसे पहले सदस्य थे नेशनल फ्लैग कमेटी के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके प्रेसिडेंट थे नेशनल फ्लैग कमेटी के। दूसरा बहुत ही मशहूर नाम अंबेडकर, ये भी नेशनल फ्लैग कमेटी के सदस्य थे। तीसरा नाम है KM मुंशी, ये भी थे इसमें। चौथा नाम जो है हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर C राजा गोपालाचार्य। और पांचवें सदस्य थे आज़ादी के बाद के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। और जो छठे सदस्य थे वो लेडीज थी सरोजनी नायडू। जिस टाइम पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था उस टाइम संवैधानिक सभा का 4th सेशन चल रहा था। ध्यान रखिएगा, 4th सेशन चल रहा था। ये बातें थी नेशनल फ्लैग कमेटी के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे अन्य काम भारत की संवैधानिक सभा ने अलग अलग कमेटियों को सौंप रखे थे। अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग एक्सपर्ट को काम सौंप रखे थे और उन्हीं के लिए भारतीय संविधान सभा ने अलग अलग समितियों का गठन किया हुआ था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 8 समितियां। कितनी? 8 तो मुख्य समितियां बनाई। मुख्य समिति कितनी थी? 8। और बाकी छोटी छोटी समितियों का गठन किया गया। अगर मैं पहली समिति की बात करूं, पहली समिति जो बनाई गई यूनियन पावर समिति, यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता। और दूसरी जो है वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति, इसकी अध्यक्षता। और जो तीसरी थी वो थी स्टेट कमिटी। क्या? स्टेट कमिटी, इसकी अध्यक्षता। देखिए 3 कमेटियां हैं जिनकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पहली जो है वो है यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। दूसरी है संघ संवैधानिक समिति और तीसरी है राज्यों से संबंधित समिति। ये राज्यों से संबंधित समिति इसलिए बनाई गई थी ताकि राज्यों के बीच में समझौता करवाया जा सके। और तीनों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो चौथी समिति है वो थी ड्राफ्टिंग, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली कमेटी। इसका तो आप जानते ही हैं कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। जो 5वीं समिति है और जो छठी समिति है इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। एक है रूल ऑफ प्रोसीजर, हिंदी में कहेंगे इसको प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष। और एक थी स्टीयरिंग कमेटी, संचालन कि कैसे संचालन होगा, और उसके अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे पास 6 समितियां हो गई हैं। 3 समितियों के अध्यक्ष नेहरू, 1 के अंबेडकर और 2 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारे पास मुख्य समितियों में बच गई हैं 2 समितियां और बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से पूछा जाता है। वो क्या है? सबसे पहले हमें पता है कि उस टाइम एक और मशहूर नाम था हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। तो एक समिति बनाई गई 7वें नंबर की समिति, जिसको कहते हैं हम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाया गया मिस्टर पटेल को, श्रीमान वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष। इसके साथ साथ एक कमेटी और बनाई गई, वो बनाई गई सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति। और वो सलाह किन किन चीज़ों पे देगी?
वो सलाह देगी फंडामेंटल राइट पे, फंडामेंटल राइट पे, और माइनॉरिटीज और ट्राइबल, अनुसूचित जनजातियों के लिए, और एक्सक्लूडेड एरियाज जैसे असम है, उन सब के लिए एक समिति का गठन किया गया जो सलाह देगी फंडामेंटल राइट्स को लेके, अनुसूचित जनजातियों को लेके और बहिष्कृत क्षेत्रों को लेके। इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि जो ये फंडामेंटल राइट है, इसी कमेटी के अंडर में सब कमेटीज बनाई गई। क्या बनाई गई? सब कमेटीज, उप समिति कहते हैं हम जिनको। और वो सब समिति, फंडामेंटल की जो सब समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष, माइनॉरिटी के लिए जो सब समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष, और एक्सक्लूडेड एरिया, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो उप समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष, फंडामेंटल के लिए जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और जो ये बनाई गई थी माइनॉरिटीज के लिए और जो एक्सक्लूडेड एरिया के लिए बनाई गई थी, इनके नाम ज्यादातर नहीं पूछे जाते क्योंकि आपको ये नाम ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, पर अगर माइनॉरिटीज की आप कर सकते हो क्योंकि ये नाम आप पहले पढ़ चुके हो। H.C. मुखर्जी जो भारत की संवैधानिक सभा के उपाध्यक्ष थे, उनको ही बनाया गया था सब कमेटी माइनॉरिटीज और ट्राइबल वाले का अध्यक्ष। इसके अलावा दो उप समितियां और हैं, क्वेश्चन उनसे नहीं बनता। R.K. ठक्कर को जिसका बनाया गया था, और गोपीनाथ बरदोई को। यहाँ से पे आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, गोपीनाथ बरदोई को। और एक नाम और है, वो है R.K. ठक्कर। इनको जो है कार्यभार संभालने के लिए दे दिया गया था अलग अलग क्षेत्रों का। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी सब समितियां आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे लैंग्वेज कमेटी पूछी जा सकती है। लैंग्वेज कमेटी के अलावा ऑर्डर ऑफ ट्रेड पूछा जा सकता है समिति, ऑर्डर ऑफ ट्रेड समिति पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाउस कमेटी पूछा जा सकता है आपसे। भाषा से संबंधित कमेटी जो बनाई गई थी, सदन से संबंधित जो बनाई गई थी, इसके लिए आप बताइएगा। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो था सत्यनारायण, ठीक है। और जो है ऑर्डर ऑफ ट्रेड के लिए K.M. मुंशी, ठीक है। और उसके बाद पटाभी सीतारमैया। ये कुछ छोटी छोटी समितियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, और ये समितियों में से एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी चीज़ और करनी है, वो ये है कि संवैधानिक सभा ने इसके अलावा अन्य और क्या क्या काम किए, उससे क्वेश्चन बन जाता है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है। हमें पता है लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, परंतु हम इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रहेगा जो संवैधानिक सभा है। संवैधानिक सभा में जब संवैधानिक सभा का निर्माण हो चुका था तो क्या हुआ, हाथी का निशान किसके लिए यूज किया गया? सील के लिए, यानी कि मोहर पे क्या निशान था? हाथी का, ध्यान रखिएगा। और संवैधानिक सभा ने क्या काम किए थे? संवैधानिक सभा ने छोटे छोटे और काम किए थे। 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा ने 3 काम किए। क्या? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत का पहला राष्ट्रपति जो हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनकी घोषणा की गई। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस टाइम संवैधानिक सभा की मीटिंगें चल रही थी तो चर्चा चल रही थी कि किस गीत को या हम भारत का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान घोषित करें।
3 गीतों के नाम सामने आए, वंदे मातरम, जन गण मन और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो इकबाल जी ने लिखा था। तो इकबाल जी की जो प्रवृत्ति थी थोड़ी सी सांप्रदायिक थी, इसीलिए उनका नाम राष्ट्रीय गीत और गान में से काट दिया गया और 2 गीतों पे चर्चा की गई कि जो आज़ादी की लड़ाई में गाए गए वंदे मातरम, तो वंदे मातरम और जनगण मन को राष्ट्रीय गीत और गान घोषित कर दिया। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसके साथ एक और काम किया, 22 मई 1949 में भारत की संवैधानिक सभा ने सत्यापन किया, रेक्टिफाई किया, किसके लिए? कॉमनवेल्थ कंट्रीज की सदस्यता के लिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की सदस्यता के लिए। ये सब छोटे छोटे काम थे, सारा सब कुछ हो चुका था, सरकार बन चुकी थी, प्रेसिडेंट बनाया जा चुका था, गीत बनाया चुका था, झंडे बनाए जा चुके थे। अब ये सारा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, एक छोटी छोटी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि किसने भारत का ड्राफ्ट तैयार किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या किसी और ने, ये क्या थी ड्राफ्टिंग कमेटी। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।